नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको संजय पांडे क्लासेस में। मेरा नाम है गौरव और जैसा कि आप सब जानते होंगे हम चला रहे हैं केमिस्ट्री की पाठशाला। और अरे यार ये मेरे पास आ जाता है बट और हम 10 से, अरे यार मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। मैंने क्लियर कर दिया सर, आज मैंने 12th वालों की स्लाइड ही क्लियर कर दी। अच्छा सुनिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर पंचम 5th के साथ, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे भाई तो इसको, ये अच्छा खासा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं पहले। ये इस टॉपिक को छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो अभी कायदे से पढ़ लीजिए, फिजिक्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा उतना। देखते हैं आज कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, ठीक है। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या? अरे बोल यार। अच्छा वीडियो इलेक्ट्रिक, अरे यार गौरव भैया इतना ये वाला जो फोटो वीडियो क्या मुझे आप ये मानने पे मजबूर कर रहे हैं कि गौरव नाम के बंदों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता? कह सकते हैं ना। अबे सुन प्यार की धुन। हाँ आगे वाला गा क्या पढ़िए सर। मुझे जरूरत है डायग्राम की। अरे इतनी मेहनत क्यों? नहीं बताया थे क्या? अच्छे से नहीं बताया, सबसे बताना है। अच्छा चल रहा है ना। ये देखो भैया, अबे इधर देखो ये क्या देख ले। देखो आज सुनो भाई, देखो उसको कल जाना है, आज ये कम से कम टॉपिक अच्छे से कर। हाँ वो छुट्टी पे। ये देखो कितना खुश है यार ये कितना खुश हो गया ये। देख रहा है तू, सांप को दूध पिला रहा है तू। सुन देखो ये मेथड, ये हमारी गैस ट्यूब। अब इसमें है क्या, मेटल प्लेट, बैटरी, लाइट गिराएंगे। अच्छा सुनो किसी भी फोटो, एक टर्म होता है फोटो सेंसिटिव मेटल्स। फोटो सेंसिटिव मेटल्स का मतलब ये होता है कि अगर उन मेटल्स पे हम लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा तो क्या जरूरी है कि हम बैटरी लगाएं? अगर हम लाइट गिराते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं किसी भी मेटल पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी,
तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए ही होंगे। उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल्स। उसमें हमें बैटरी वगैरह कोई जरूरत नहीं है। हम बैटरी वगैरह क्यों लगा रहे हैं वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो क्या अगर आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि बिना इस सेटअप के क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा क्या? होगा। आप बोलेंगे होगा। जब भी हम, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि हम किसी मेटल पे लाइट गिराएं, और उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो। क्या हो? इजेक्शन। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बाहर निकाल। अब सुनो, मेटल प्लेट रखी है, ये तो कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या। सुनो, मेटल प्लेट रखी है, डिटेक्टर ये इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा और करंट मेजर करेगा। सुनो, मेटल प्लेट, ट्यूब, लाइट गिरा रहे हैं इस पे, जैसे ही लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रैवल करती है? कैथोड टू एनोड, यानी कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, नेगेटिव प्लेट पे हमने मेटल लगा रखी, पॉजिटिव प्लेट पे हमने डिटेक्टर लगा रखा, बैटरी कनेक्ट कर रखी। देखो, जो मेटल है उससे नेगेटिव यानी कि कैथोड, और जो डिटेक्टर है उससे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आया? हाँ बताइए। आ सकते, हाँ बिल्कुल, हाँ। क्या करना है? बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। सुनो बे, एकदम सुन बे, सुनो जतिन, चकाचक। अबे सुनो, क्या हो गया? कहाँ से लग रहा भाई तुझे? ए सुन भाई, देख, मैंने ली है ट्यूब, मैंने लगाया एक मेटल प्लेट, एक लगाया डिटेक्टर, और मेटल प्लेट को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, वो कैथोड बन जाएगा। जिसको भी मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा कैथोड बन जाएगा, जिसको भी पॉजिटिव से करूंगा वो एनोड बन जाएगा। अब सुन, मैं इस मेटल प्लेट पे लाइट गिरा रहा हूं। अगर ये फोटो सेंसिटिव मेटल हुई तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराने के बाद उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, डिटेक्टर पे जाएंगे, डिटेक्टर से होते करंट बहेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट उसकी वजह से जनरेट होता है उसको हम कहते हैं फोटो करंट। जो मेटल यूज होती है उसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। और इफेक्ट, इस पूरे इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आइए। अब सुनिए हो क्या रहा है। हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की। मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने, यानी कि हेनरी हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे ही मैं लाइट डाल रहा हूं, विदाउट एनी टाइम लैग तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब तुरंत करंट जनरेट हो रहा था। मतलब वो इधर लाइट डाल रहा है, इधर एमीटर में रीडिंग शो कर रहा है। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट को मेजर करता है। तो जैसे ही वो लाइट डाल रहा है तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तुरंत। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे ही हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है। जैसे हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है। करंट कब बढ़ेगा? व्हाट इज करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम कब बढ़ेगा? जब अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। यानी कि करंट तब बढ़ रहा है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा निकल रही है। यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, एक मेटल हमने लिया, उस पर हमने डाली रेड लाइट। क्या डाली? रेड लाइट। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, बता रहा हूं। फिर हमने डाली येलो लाइट, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए।
फिर हमने डाली ब्लू लाइट, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक, हाँ हो गए। अब सुन, हाँ गुड। हमने रेड डाली, नहीं हुए, येलो डाला, नहीं हुआ, ब्लू डाला, हो गया। अब सुनो, दूसरा मेटल लिया, हमको लगा कोइंसिडेंस होगा, ठीक है, इसको रेड पसंद नहीं आ रहा होगा, येलो पसंद नहीं आ रहा होगा, ब्लू अच्छा लगा, ठीक है कोई नहीं। दूसरा मेटल लिया, रेड डाला, नहीं हुआ, येलो डाला, हो गया, हमें लगा ठीक है रेड पसंद नहीं हुआ। तीसरा मेटल लिया, रेड डाला, हो गया। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है, सुनो, हाँ, जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतने हाई फ्रीक्वेंसी वाले, जो मेटल जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतने लोअर फ्रीक्वेंसी वाले से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। लोअर वाले से मतलब वॉलेट साइड से, लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि रेड साइड, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ठीक है, अबे हमने कल देखा था ना विजिबल हम तो विजिबल स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे ना, हम एज अ ह्यूमन क्या यूज़ करेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट गिराने के लिए। हम ऐसा तो नहीं कि यूवी और आईआर और वो सब यूज़ कर दें, तो हम रेड से लेके वॉयलेट यूज़ करेंगे। रेड की सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो सुनो सुनो, देखा ये गया कि अगर किसी भी मेटल में एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली गई तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए। पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही डाली गई वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे, और उससे ज्यादा डालेंगे तब तो और इजेक्ट होंगे, और इजेक्ट होंगे, और इजेक्ट होंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया? वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है किसी मेटल के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जहां पे, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करिएगा, लिखवाऊंगा, मैं सब अभी लिखवाऊंगा, बस समझते चलिएगा। वो फ्रीक्वेंसी जहां पे किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। It is the minimum frequency at which photoelectric effect starts for a metal. It is the minimum effect. अभी सब मैं लिखवाऊंगा सब। बोल। बहुत बढ़िया हितेश, हाँ बिल्कुल। Yes, I deserve it, but नहीं। यार मैं ले तो सकता हूँ, पर थोड़े दिन ही तो ले लीजिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। मेरा प्लान ये है कि एक बार आप लोग स्कूल खुल जाएगा फिर थोड़ा सा सिचुएशन लाइट हो जाएगा मेरे लिए, इसीलिए उससे पहले थोड़ी छुट्टी ले ली, मैं बता रहा हूँ जरूरी होती है। इन लोगों को छुट्टी दे दी जो बेचारा डेली सुबह अरे सैड लाइफ। दे दी अरे मैं बोल रहा हूँ यार। अच्छा सुनिए, इसको झाड़ू पोछे के लिए लाइए। सुनो सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो। अच्छा फिर एक और चीज़ देखी गई, अभी हमने क्या बोला कि अगर किसी भी मेटल पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे की लाइट एमिट की गई, अगर किसी भी मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे की लाइट दी गई उसको, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। उस फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट दी गई, निकल गए, इजेक्ट हुए। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट दी गई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले भी, और विथ अ काइनेटिक एनर्जी निकले, और जैसे जैसे, अभी सब लिखवाएंगे, बस आप समझते चलिए। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई,
क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी निकलते समय बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा हो क्यों रहा है? साइंटिस्ट ने ये सोचने की कोशिश की ऐसा हो क्यों रहा है, और कोई कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन तब तक नहीं मिला जब तक पिक्चर में नहीं आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन भैया पिक्चर में आए 1905-1910 के आसपास, और उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने इस पूरे इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ही एक्सप्लेन्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने माना कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है, उन्होंने माना कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है, और लाइट के छोटे 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 पैकेट्स ऑफ एनर्जी जाके इस मेटल पे एनर्जी लगा रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं। और लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? छोटे छोटे लाइट के क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। लाइट की जो सबसे छोटी एनर्जी ट्रांसफरिंग यूनिट है, जो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है लाइट का, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। और जब लाइट एमिट हो रही है उसका मतलब यह है कि उसके ढेर सारे फोटोन आके इस मेटल पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मेटल पे अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि क्या मेटल के एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, वो इजेक्ट करेगा। अच्छा अब सुनिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट दी जा रही है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट दी जा रही है, तो क्या उसका एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा? मान लो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की उस रेडिएशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है नू, तो उसका एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा? एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा? एक आपने क्या बताया? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है नू, एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा? 1h। हाँ बे, h इंटू न्यू। अरे यही तो बताया था कल कि E इज इक्वल टू एच न्यू में E क्या होता है? एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। लाइट के लिए फोटोन क्या है? क्वांटम है। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज इक्वल टू h इंटू न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो मैंने यही तो बोला कि जो भी लाइट की रेडिएशन आ रही है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की है, तो एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा? h इंटू न्यू। अच्छा, यहां हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अज्यूम, ये अजम्पशन है, आइंस्टाइन का अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है। ये नहीं ऐसा ही होता है ऐसा ही है। उन्होंने क्योंकि अरे भाई इसलिए ना, क्योंकि आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन की, फोटो करंट की कैलकुलेशन की उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, और उन्होंने यही अजम्पशन लेके किया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है केवल, और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ पता नहीं कैसे मैच किया, उनकी कैलकुलेशन सही बैठ गई। मतलब कैलकुलेशन में दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक जो हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं और एक जो प्रैक्टिकली आ रहा है, हमें दोनों को मैच कराना होता है। कोई भी थ्योरी बनाते समय हमें दोनों को मैच कराना होता है कि एक हम थ्योरेटिकली क्या समझ रहे हैं, एक प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। तो उन्होंने थ्योरेटिकली ये माना कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और जब उन्होंने कैलकुलेशन देखी तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रही थी करंट की, इसलिए उन्होंने ये अजम्पशन माना, हम भी अजम्पशन मानते हैं कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा तो एक फोटोन कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? h इंटू न्यू। अच्छा, अब ये जो लाइट का एक फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है h इंटू न्यू, ये दो जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, ये दो जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। ये जो लाइट का फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ये दो जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। कौन सी दो जगहों पे? दिस h इंटू न्यू इज यूज्ड इन दो जगह है। फर्स्ट इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। पहला तो ये कि हमको मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। एंड सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? बताते हैं वो भी उन्हीं लाइट रेस से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, जो भी हम लाइट की रे गिरा रहे हैं
वो दो जगहों पे यूज हो रही है। कौन कौन सी जगहों पे? पहली, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, और दूसरी, अगर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इन दो जगहों पे ये एनर्जी यूज हो रही है। अब सुनिए, द मिनिमम एनर्जी which is required to eject an electron from a metal surface is called work function of the metal. उड़ गया। The minimum energy which is required to eject an electron from the metal surface is called work function of the metal. The minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called work function of the metal. Is called work function of the metal. Is called work function of the metal. नहीं चल रहा है क्या? आ गया। क्या करूं? अभी देख पीछे स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा। देख, कैथोड एनोड, नेगेटिव पॉजिटिव, एमीटर, लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स कैथोड पे पड़ेगा। डालो बे, पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अच्छा सुन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? अब करंट, फिर सुनो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन उल्टी। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसकी जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसकी जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है? क्या सबको इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहा है? अच्छा ये बताइए, एक एक कर, हाँ भाई, डिस्क्रीट फॉर्म में ही भेज रहा है ये लाइट। भाई आइंस्टाइन ने क्या माना कि लाइट इज अ पार्टिकल इन नेचर, कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। अब हर एक फोटॉन हो गया दे रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से फॉल करती है और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। इस फेनोमेनन को जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर। स्पीड अप कर देगा। जब हेनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट को दो मेटल इलेक्ट्रोड से फॉल करें और दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इन्होंने यूवी ले ली है, ठीक है चलो, तो दोनों इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग होती है। सर हम दोनों को
एक मिनट रुक, सुनो क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्टेट वोल्टेज से इस फेनोमेनन को जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। जब हेनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने ये पाया कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट को दो मेटल इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म करें और दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज अप्लाई किया जाए, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे स्पार्किंग होती है। इस फेनोमेनन को आगे स्टडी करते हुए 1902 में जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लेनार्ड ने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि जब मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करती है, तब मेटल सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद ये पाया गया कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, और इसी कारण क्लासिकल फिजिक्स इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोरपस्कुलर थ्योरी को डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, और लाइट में जो पार्टिकल होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। कोरपस्कुलर थ्योरी की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और इसे एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब के एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यानी कि प्रेशर वेशर हटा दिया गया। फोटो सेंसिटिव प्लेट, एक मेटल प्लेट है। ग्लास ट्यूब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाया गया है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो लाइट को फिल्टर करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करता है। और फोटो सेंसिटिव प्लेट को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई रोल नहीं होता। वो होता क्यों है अभी हम बताएंगे क्यों, ठीक है। अब सुनिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट भेजी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट मेटल पे भेज दी, तो अगर कम की लाइट भेजूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट भेजी, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अगर केवल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भेजूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बिल्कुल, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। गुड, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो अगर सोच उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो वो यहां से निकला और वो यहीं पे रह गया, वो यहां से निकला, वो यहीं पे रह गया, उसकी वेलोसिटी जीरो है अभी वो अभी आराम कर रहा है, काइनेटिक, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वो कैथोड से निकला यहीं पे रह गया। तो बैटरी का होना क्या इंश्योर करता है कि बैटरी उसमें फोर्स लगाए और वो यहां से यहां तक ढकेल के पहुंचा जाए। अभी करंट तभी तो जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। सुनो, वो जो लाइट थी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली, उसने तो केवल फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पर उसके पास बाकी एनर्जी तो बची ही नहीं कि उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे। उसके पास एनर्जी नहीं बची कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी जाए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल तो चुका है, पर जब तक वो मूव नहीं करेगा एनोड तक, करंट कहां से जनरेट होगा? करंट जनरेट ही नहीं होगा। तो अगर निकला भी होगा तो हमें करंट का नहीं पता चल पाएगा, अगर निकला भी होगा तो हमें करंट का पता नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर हम एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इस एक्सपेरिमेंट को कराएं बिना बैटरी के, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सही, पर करंट और करंट नहीं जनरेट होगा तो हमें क्या आंख से थोड़ा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले? हमें कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले? ताकि क्योंकि करंट उसमें आ रहा है ना सर्किट में, हमें आंख से थोड़ा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसीलिए बैटरी को लगाया जा रहा है, ताकि अगर केवल उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो करंट का हमें पता चल सके, क्योंकि वो यहां तक तो निकल आएगा, पर उसको यहां से यहां कौन पहुंचाएगा? बैटरी उस पर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब सुनिए, और फोटो सेंसिटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस वोल्टेज सोर्स से डिजायर्ड वोल्टेज आउटपुट दिया जा सकता है। रियोस्टेट आपने स्कूलों में देखा होगा। अब हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से लाइट रेडिएशन एमिट करेंगे। मोनोक्रोमैटिक, इसने इंपॉर्टेंट शब्द बोला है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स का मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट सोर्स, और जिसकी सिंगल वेवलेंथ होगी उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। ऐसे जो आपके पास ये जो सारी लाइट होती हैं ये मोनोक्रोमैटिक नहीं होती हैं, ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये मिक्सचर ऑफ अलग अलग लाइट है, ये सिंगल वेव की लाइट ही नहीं है, ये सब मिक्सचर ऑफ लाइट्स हैं, ये सारी जो भी आपको दिख रही हैं।
मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज बहुत बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। जैसे मेरे ख्याल से सन एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जहाँ तक मुझे आइडिया है, और बाकी मैं पता नहीं, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा आपके, वेव ऑप्टिक्स या अरे ये तो सब 12th का है, अभी नहीं, 12th में आप पढ़ेंगे जब ज्योमेट्रिकल या वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब, जब आप कोटा में होंगे। हाँ जब मैं कोटा। ये लाइट रेडिएशन ट्रांसपेरेंट विंडो से फिल्टर होने के बाद फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है। देखो देखो एक चीज देखो, जैसे कि रेडिएशन, एक लाइट चीज रेडिएशन ट्रांसपेरेंट विंडो से आई होने के बाद फोटोसेंसिटिव प्लेट और तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, नो टाइम लैग। जैसे कि रेडिएशन फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है, वैसे ही प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट की ओर एक्सेलरेट होते हैं और आउटर सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण सर्किट में करंट क्रिएट होता है और इस करंट को हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस करंट को माइक्रो एमीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये फैक्टर्स हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन मेटल प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तीन फैक्टर। ये क्या गया, ये क्या हुआ? टैप स्विच हो गया, ओके। अबे उड़ ही गया क्या वो? अबे यार फिर कर देते। अच्छा तो चल रहा था, कौन सा था वो वाला? सब पहला था मैंने लगाया, उसका तो खुद प्ले हो गया था। उसका तो एक ही मिनट में खत्म हो गया था, मतलब उसे मैं ढूंढ देता हूँ। पूरा दिखाया भी नहीं था। जो विजुअल लर्निंग का कुछ था ना, ये क्या है, ये कितने देर का? बस एक बार वेरिएशन रुको देखा जाए। Experimental study of the photoelectric effect. Experimental arrangement to study the photoelectric effect. वो विजुअल लर्निंग वाला, विजुअल लर्निंग है। ये वाला ना, ₹10 का ऋण बार हो गया है और भी बड़ा। इस वीडियो में हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अबे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेनन के कारण क्लासिकल इस करंट को माइक्रो एमीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये फैक्टर्स हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन मेटल प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखिए तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। रेडिएशन की इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी क्या होती है वो हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मेटल प्लेट, यानी कि इस बैटरी पे बैटरी कितना पोटेंशियल लगा रही है मेटल प्लेट पे, ठीक है। दो, और तीसरी चीज़ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन जो हम मेटल पे डाल रहे हैं, प्लेट पे डाल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीज़, उसके बाद फिर ये आइए अब जानते हैं कि ये फैक्टर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट रेडिएशन इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी उतना ही फोटोइलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मेटल प्लेट। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल यानी वोल्टेज के साथ लगातार इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू रीच करने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता। इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब अगर हम वोल्टेज की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो हम देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगता है।
और अगर ये रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ता जाए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वोल्टेज की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब से इंटेंसिटी की रेडिएशन को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ फॉल किया जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लगा दीजिए। पहले हम समझेंगे ना। अरे यार चालू ही नहीं किया है। ये इसी में टाइम लग जाएगा अभी। बोल रहा है तो लगा देते चलो। इंस्टामार्ट पे सब फिश छत खेत से निकाला पट घर पे। एक्टर अच्छा है ये काफी। तुम्हें लगेगा स्वीटी इंस्टामार्ट आपका इंस्टेंट सुपरमार्केट। इस वीडियो में हम समझेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1950 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन खुलिएगा, किया देख लीजिए 3 ही मिनट। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक अरे, मॉडल को आपने सबसे एटम का important चीज नहीं न्यूक्लियर देखी। मॉडल बताया। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1950 में डिस्कवर किया। नहीं होगा। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड मॉडल को एटॉमिक मॉडल को Okay. एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में पढ़ा? रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण याद आया? एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करने का इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिटेन करते हैं और एनर्जी यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी यूज करते रहे तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1950 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। नाम दिया। देखिए बोर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स एनर्जी लेवल होता है। बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के पास कम एनर्जी होती है। आइए अब जानते हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? और हर ऑर्बिट और शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सेकंड पोस्टुलेट, ऑर्बिट या शेल के पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। सुनो सुनो सुनो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिक्स्ड शेल्स या फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे। ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूमते हैं उनको ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, K11 जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, मान लो न्यूक्लियस की जस्ट बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जस्ट बाहर वाली ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल। एस वो अलग चीज है। एस और वो सब अलग चीज है, वो अलग चीज है, वहां पे मत आओ अभी। वो मैं अभी शेल की बात कर रहा हूं, वो सब शेल है, वो सब। सुनिएगा सुनिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूं न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले ऑर्बिट की, उसको बोलेंगे फर्स्ट शेल। क्या बोलेंगे? फर्स्ट। या फिर बोलेंगे n = 1, या फिर बोलेंगे, अबे यार, n = 1 या फिर बोलेंगे n = 1 या फिर बोलेंगे, अबे यार, 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 n = 1 या फिर बोलेंगे, अबे या
अब इसको वापस लाने कोई तरीका नहीं है क्या? उसको बोलेंगे n इज इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा, सेकेंड न्यूक्लियर उस शेल के बाहर आइए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ऐसे शेल्स ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इस n को हम बोलते हैं, इस n को हम बोलते हैं शेल नंबर, पहले तो बोलते हैं शेल नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी कुछ टाइम बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लास्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा क्वांटम नंबर्स। क्या सभी के पास आधार कार्ड है? सभी के पास आधार कार्ड है। अच्छा, आधार कार्ड में क्या क्या डिटेल्स रहती हैं? आपका नाम, आप स्टार्टिंग से चलते हैं, आपका नाम, आपका डीओबी, आपके पापा का नाम या जो भी आपका गार्जियन है उनका नाम, और आपका एड्रेस, आपका जेंडर, और आपका लास्ट में आपका आधार नंबर। ये 6 चीजें रहती हैं। अच्छा सुनिए, क्या चीज आपको एकदम यूनिक बना सकती है? आधार नंबर, ठीक है। बाकी चीजें कॉपी भी हो सकती हैं, बाकी चीजें सेम भी हो सकती हैं, पर क्या आपको आपका आधार नंबर यूनिक बनाएगा? अच्छा ठीक है, सुनिए, अब सुनिए, ये टोटल जो 6 चीजें हैं, आपका नाम, डीओबी, जेंडर, पापा का नाम, एड्रेस और आधार नंबर, ये 6 चीजें मिला के क्या आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी का पता दे रही हैं? उसी तरह से जिस तरह आपके लिए आपका आधार कार्ड है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, कि एटम में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसके क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर जो कि एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है। सबसे पहली बात, पहली जानकारी देते हैं कहां है, किस शेल में है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, सबसे पहली जानकारी होती है कहां है, किस शेल में है, तो उसकी जानकारी मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n। उसके बाद जानकारी मिलती है किस सबशेल में है, किस सबशेल में है, SPDF, किस सबशेल में है, उसकी जानकारी मिलती है L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिख के बताता हूं। सुनिए, अब समझ ही रहे तो सुन लीजिए, एक बार सुनिए। आप एक बार समझ रहे तो समझिएगा, कोशिश करिए समझने की। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं पढ़ा भी नहीं सकता। सुनिएगा, जिस तरह से आपका अपना आधार कार्ड होता है, उसमें आपकी 6 डिटेल्स के थ्रू आपकी पूरी आइडेंटिटी दी जाती है। 6 डिटेल्स, एकदम आराम से समझिए, 6 डिटेल्स के थ्रू आपकी पूरी आइडेंटिटी दी जाती है। उसी तरह से जिस तरह आपका आधार कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। एंड क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स जो कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी का परिचय देती है। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी का परिचय देती है। आराम समझेंगे, आराम समझेंगे। थोड़ा सा डिलीट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा। अच्छा सुनिए, क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी का परिचय देती है। ठीक है, अब सुनिए, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं, पर देख लेते हैं। वो 4 क्वांटम नंबर है N, L, M और S। N, L, M और S।
n is called principal quantum number. n is called principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. L is called azimuthal quantum number. L is called azimuthal quantum number. L is called azimuthal quantum number. जिसको जहां भी थोड़ा भी इधर उधर लगे बताइएगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से. L is called azimuthal quantum number. M is called magnetic quantum number. M is called magnetic quantum number. M is called magnetic quantum number. S is called spin quantum number. Spin. S is called spin quantum number. बता रहा. अब सुनिए इधर ध्यान दीजिए. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट शेल्स बने हुए हैं उनमें से किस शेल में है. भाई सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने जाएंगे, किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम एटम के पूरे मॉडल के पास जाएंगे ना. एटम का पूरा मॉडल क्या है कि न्यूक्लियस है बीच में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में. वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं पर वो घूम तो रहे हैं ना सर्कुलर ऑर्बिट्स में. जैसे मान लीजिए हमें ये किस काम आता है एक बार देखिए. जैसे मान लीजिए हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए कि कोई ऐसा एलिमेंट, मान लीजिए कार्बन का पता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6. ठीक है, कार्बन का 6. तो क्या ये कार्बन है? 6 उसका एटॉमिक नंबर, 12 उसका मास नंबर. कार्बन है. अच्छा, क्या कार्बन एटम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटम इज न्यूट्रल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा. अच्छा, अब इसमें एक कार्बन एटम में 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, पर मेरी तमन्ना यह है कि इसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हो उसकी जानकारी मुझे दो. मेरी तमन्ना यह है कि इसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है मुझे इसकी जानकारी चाहिए. ठीक है, अब मैं कार्बन को जैसे मैं बचपन में बनाता था वैसे मैं बनाता हूं. क्या ये कार्बन का न्यूक्लियस मैं ले लूं कार्बन का न्यूक्लियस, इसके अराउंड पहली शेल. अब पहली शेल में मैं रखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन. पहली शेल में मैं रखता हूं, रख दिया पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. फिर दूसरी शेल में मैक्सिमम मैं 8 रख सकता हूं. मैक्सिमम 8 रख सकता हूं, लेकिन बचे कितने हैं? 4. तो मैं 4 रखूंगा. 1 2 3 4. अब मेरी तमन्ना यह है कि मुझे तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए. तो मैं तीसरा इन चारों में से किसी को भी ले लूं ना. इन चारों में से तीसरा तो कोई भी हो सकता है. तो मान लो मैं इसको ले लूं. इसको मुझे इसके सारे क्वांटम नंबर चाहिए, यानी कि मुझे इसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन चाहिए, कंप्लीट. और क्वांटम नंबर एक ऐसी चीज है जो हर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग बनाता है. जिस तरह आपका आधार कार्ड है, आपका आधार नंबर हर एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिस तरह आपका आधार नंबर हर एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग बनाता है, वैसे सारे के सारे क्वांटम नंबर मिला के हर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग बनाते हैं. तो पहली जानकारी हमें यह देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम एटम के पास जाएंगे. एटम भैया ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है. कौन जानकारी देगा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर. इट गिव्स आइडिया अबाउट शेल. ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट शेल. उसके बाद आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर. उसके बाद क्या आएगा?
एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, क्योंकि शेल के अंदर भी सबशेल होते हैं sp_d_f। एक शेल में भी अलग अलग सबशेल होता है sp_d_f। एक शेल में भी अलग अलग सबशेल होते हैं sp_d_f, ghi ये सब भी होते हैं, पर हमें कभी पीरियोडिक टेबल में इनका यूज ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, फिलहाल अभी यूज नहीं करना पड़ा फिलहाल। तो सुनिए, सबशेल का मतलब sp_d_f। अब सुनिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है ऑर्बिटल का। जैसे अगर s सबशेल है तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा उसमें, s, बस s। पर अगर p सबशेल है तो हमारे पास उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, यानी कि तीन p ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। अरे यार, डबल रहता है। ऐसा, ये 3 p ऑर्बिटल्स, px, दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। चिंता मत करिए, सब पढ़ाएंगे। अभी आपको बस एक बेसिक आइडिया देना। px, py, pz, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं। ये x डायरेक्शन में, ये y में, ये z में। ये ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ऑर्बिटल इज द पार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अभी बहुत ऊपर की चीज हो गई, छोड़ो। समझ गए क्या? क्योंकि अभी आप बोर मॉडल में तो पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन फिक्स जगहों पे पाए जाएंगे, फिक्स्ड प्लेसेस में, फिक्स शेल में। जब आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन और स्क्रोडिंजर मॉडल ऑफ एटम। उसका कहना यह है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे बोर आया और भी लोग आए, रदरफोर्ड वगैरह, उन्होंने वो तो बोल के एकदम कॉन्फिडेंस में चले गए कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पे। स्क्रोडिंजर आया, उसने बोला ना, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है। हम बस प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पाया जाएगा, हम उसके मालिक नहीं है, हम बस गेस कर रहे हैं कि यहां पाया जा सकता है। यहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है। 2 टर्म होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल, एक होता है नोड। ऑर्बिटल इज द प्लेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, चांस मैक्सिमम है। Whereas node is a place where the probability of finding an electron is 0, यानी कि नोड एक ऐसी जगह है एटम में जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं पाए जाएंगे। नोड, 2 शब्द होते हैं, ऑर्बिटल एंड नोड। ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड नोड इज अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिख लेंगे तो आगे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, और कुछ नहीं। अब सुनो, सुनना, सुनो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता दिया? सुनो, ये क्या बता दिया कि कौन से शेल में है, ये क्या बता दिया कौन से सबशेल में है।
शेल नंबर यानी कि n n = 1, n = 2, n = 3। सब शेल यानी कि SPDF। ऑर्बिटल यानी कि या तो S या तो PX PY PZ, उसमें से किस में हो। जैसे P के 3 हो जाते हैं, D के 5 सब शेल हो जाते हैं। D कितने हो जाते हैं? 5। DX DY DZ DX² - y² एंड DZ²। देख के बस डरिएगा मत, सुन के डरना नहीं है, बस नाम है, नाम है, ठीक। हाँ, DX² - y² और DZ², अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग नाम, ठीक है। उसी तरह F के 7 ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारी स्टडी में नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर हमें एक बार ऑर्बिटल पता चल गया। अब सुनो, एक ऑर्बिटल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? ये होता है एक ऑर्बिटल। क्या होता है? एक। अब सोचो, हम ऑर्बिटल तक आ गए। अब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बना दिए। सुनना। अरे यार, डिब्बा भी मिट गया। अगर मान लो हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए और हम हाफ एरो से इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, हाफ एरो, ठीक है। क्यों गलत? क्यों ऑल्टरनेट जाता है? क्यों सर क्यों सर ने बताया था ऑल्टरनेट जाते हैं तो जाते हैं। सुनो, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में रह रहे हैं वो भी अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए हम ऑल्टरनेट बनाते हैं। तो ऑल्टरनेट जाते नहीं है, बनाते हैं हम लोग। हम लोग बनाते हैं। हमें भी बनाया गया था आज तक, मतलब। हाँ। हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अलग अलग कर सकें। अगर सुनो, एक होता है लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है डिफरेंशिएट करने को 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों सेम शेल में पाए जा रहे हैं, सेम सबशेल में पाए जा रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहे। अब उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है? उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए है उनकी स्पिन। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी स्पिन हम लेंगे +½ बस पहले सुनिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी स्पिन हम लेंगे +½ और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी स्पिन हम लेंगे -½ और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डाउनवर्ड एरो से। आप समझे थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत समझ गए? अगर सोच, मैंने एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के डाल दिए, क्या ये दोनों अपर एरोड है? तो क्या ये दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे? तो क्या इन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा? तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अलग कौन सा है। और क्वांटम नंबर दिए ही इसलिए गए थे। एक सुनो, एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं, हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम ये बोलते हैं, अभी सुनो, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ डराने के लिए, पर अरे बता सुन तो पहले प्रिंसिपल सुन। प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी नहीं सेम हो सकते। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सुनिए, किसी भी एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के
चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। 3 तक मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 कि मान लो ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, तो वो चीज फिर कहां तक पहुंच गई, फिर वो एक ऑर्बिटल तक पहुंच गई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर उनकी फिर हम स्पिन अलग कर देंगे, उनकी स्पिन हम अलग कर देंगे ताकि उनके चारों सेम ना हो पाए, क्योंकि चारों सेम हो जाने का मतलब है भाई सेम इलेक्ट्रॉन हो गया, गुड। चारों सेम होने का मतलब है बहरूपी हो गए, दोनों एक ही आदमी है। चारों सेम होने का मतलब समझ गए, चारों सेम होने का मतलब है कि वो सेम इलेक्ट्रॉन हो गया, और सेम 2 इलेक्ट्रॉन सेम तो हो नहीं सकते। इसको बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। नाम समझ, कितनी आसान चीज है, नाम समझे ना, यही है बस, और कुछ नहीं। तो क्या आप समझ गए कि चारों क्वांटम नंबर क्या क्या देते हैं? ये शेल के बारे में बताता है, ये सबशेल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये स्पिन के बारे में बताता है ना? बेसिक समझ गए? जैसे एक आप मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे, एक बार, एक मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, ठीक है? मान लो कोई, आप मेरे को कोई भी आइटम बताइए, कोई भी एलिमेंट बताइए। सिल्वर, चलिए सिल्वर, लेकिन सिल्वर का फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए मैं लिख दूंगा आपके लिए, मैं लिख दूंगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, लेकिन कोई आपके लिए ऑक्सीजन, चलो, क्योंकि फिर सिल्वर का मेरे को दिक्कत बस ये है ना कि क्वांटम नंबर लिखने के लिए एक चीज़ आनी चाहिए जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं किसी आइटम में। और सिल्वर का जो हम एक उसके लिए सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और सिल्वर इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे, नहीं तो अभी मैं लिख दूं आपके सामने और फिर आप उसी में कि अरे यार ये कैसे हो गया, सिल्वर के कैसे। तो कोई सिंपल एलिमेंट लेते हैं, ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऑक्सीजन मोटा ऑक्सीजन 8 होता है ना ऑक्सीजन का, ठीक है? हाँ, पंखा चला दूं? हाँ, ये कैसे, किससे चलता है ये वाला? अरे भाई, आप सुनो, ऑक्सीजन 816। अब मुझे पता करना है, कोई भी नंबर बोलो, किस नंबर का इलेक्ट्रॉन पता किया जाए, बताओ। हाँ बताओ, कुछ भी बोल दो यार, बताओ गौरव भैया, बताओ चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन पता किया जाए, कि उसके चारों क्वांटम नंबर हम पता करेंगे। अभी देखो, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके हम चारों क्वांटम नंबर पता करेंगे, ठीक है? अब सुनना, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सुनो, बस हम तुमको एक चीज़ याद करा देते हैं, तुम उससे आधा तो तुम्हारा समस्या वही निपट जाएगा। एक चीज़ याद करना, मेरे साथ बोलोगे जैसे जैसे मैं बोलूँगा। बोलो SS PS DPS FDPS। अब ये कॉपी भी लिखो, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है? जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे। गौरव ये थोड़ी सी एनर्जी दिखाएंगे, अरे मजा आएगा, समझिए तो मजा आएगा। आ रहा है ना, सुनो, बहुत बढ़िया चीज़ सीख जाओगे भाई, बहुत बढ़िया चीज़। देखना SS, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे, ठीक है? अभी देखिए, आज आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा के भेजूंगा, रुको। कुछ नहीं, मैं लिखना तो सिखा दूंगा। लाओ, देख, इधर देख। जैसे मैं लिख रहा हूँ, स्पेस दे के लिखेंगे थोड़ा सा, S, क्योंकि इसके आगे हमें नंबर लिखना है। तो SS, मेरे साथ लिखेंगे SS PS SS PS DPS SS PS DPS FDPS SS PS DPS FDPS। हाँ, वही है। अब वो एक बार में बता दो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, पहले मैं सिखा देता हूँ।
FDPS FDPS। अभी एनर्जी लेवल है। अब सुनना एफ बाउस प्रिंसिपल। अब सुनो, इसका मतलब क्या है कि जब मैं एटम में इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो कहां कहां जाएगा। पहले सुनो, सबसे पहले वो जाएगा 1s में, सबसे पहले हो जाएगा 1s में, फिर वो जाएगा 2s में, फिर वो जाएगा 2s में। अच्छा फिर सुनो हाँ सुनो। एक बात पहले, एक बात इसके पहले सुनो। इधर देखिए पहले, इधर देखिए कि n इज इक्वल टू 1 जब n इज इक्वल टू 1 हो, फर्स्ट शेल के पास, क्या n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल है। कितने सब शेल है? केवल एक, और वो है s सब शेल, केवल एक सब शेल जो कि है s। और सुनो, उस एक सबशेल s सबशेल में भी कितने ऑर्बिटल हैं? एक। s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, आप मेरी बात पूरे सीक्वेंस में सुनेंगे, पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, जो लिखना है पहले लिख लीजिए, फिर मेरी बात सुनिएगा। हो गया? सुन, जब मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 1, तो उसका मतलब है पहले शेल में केवल एक सबशेल, और वो कौन सा सबशेल होगा? s। और s सबशेल एक ऐसा सबशेल है जिसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, केवल एक ऑर्बिटल। यानी कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट शेल उसमें है एक सबशेल, वो है s सबशेल, और उसमें है केवल एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही बनाते थे ना। अब फिर सुनो, n इज इक्वल टू 2। दूसरे शेल में 2 सबशेल आ जाएंगे, s और p। दूसरे शेल में 2 सबशेल आएंगे, s और p। अब सुनो, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, यानी कि टोटल कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। यानी कि दूसरे सबशेल में मैक्सिमम कितने, दूसरे शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? लॉजिक आ रहा है पूरा। पहले हमें केवल बता दिया जाता था, अब लॉजिक मिल रहा है, अब लॉजिक मिलेगा। अब सुनिए, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे शेल में हमें मिलेंगे 3 सबशेल। कितने? 3 सबशेल। अब हमें मिलेगा s, p और d। s, p और d, ये 3 सबशेल मिलेंगे। s सबशेल में होता है 1 ऑर्बिटल, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और d में होते हैं 5 ऑर्बिटल। s में होता है 1, p में होते हैं 3, d में होता है 5। तो 1 + 3 4, एंड 4 + 5 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स, और 9 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18। यानी कि हमें बोला जाता था कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। अब हमें मिलेंगे 4 सबशेल, यानी कि s, p, d, और अब आ जाएगा f।
एफ में एस में होता है 1 ऑर्बिटल, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में होते हैं 5 और एफ में होते हैं 7। 32, ठीक है। अरे समझ में आया? और क्या सर, एकदम मस्त। ठीक है, अब चलिए, अब हमने ये देख लिया, अब आगे इसमें बढ़ते हैं आगे। ये इससे चाहते चिपको बैठा चाहिए था। हैं? बोल सकते हैं, सही बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अभी बहुत काम आएगी। देखिए अब देखिए, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर, अब देखिए, अब क्या आपको पता चल गया है कि जब मैं आगे 2 लिखूंगा या 1 लिखूंगा तो वो n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, n को। अच्छा, 1 में जब मैं n इक्वल टू 1 लिखूंगा, क्या उसमें एक ही सब शेल होगा? तो 1 फर्स्ट शेल निपट गया, 1s में तो फर्स्ट शेल निपट गया। अब जब मैंने आगे 2 लिख दिया है तो उसमें 2 सब शेल आएंगे, s और p, तो s भी हमारा निपट चुका है, पर अभी p बाकी है, तो हम लिखेंगे 2p, ठीक है। तो 1s 2s 2p, नंबरिंग लिखने पहले सीखिए। अब फिर क्या हमारा 1s निपट चुका, यानी कि फर्स्ट शेल निपट चुका, 2s 2p यानी कि सेकंड शेल भी निपट चुका। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? थर्ड शेल स्टार्ट होगा ना, 3s। हाँ, ऑक्सीजन और थर्ड सेल तक जाने की जरूरत क्या है? अरे नहीं है, पर मैं पहले नंबरिंग लिखना तो सिखाऊं, अच्छा, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है। ये अभी उससे रिलेटेड नहीं है, मैं एफ बाउ सिखा रहा हूं अभी, एफ बाउ की नंबरिंग। कंटिन्यू करें। इधर 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 इधर, क्या यहां हमारा फर्स्ट शेल निपट चुका? क्या 2s और 2p मिला के हमारा सेकंड शेल भी निपट चुका? इसको मिला दीजिए, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है थर्ड शेल, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है थर्ड शेल, तो अब थर्ड शेल स्टार्ट हो चुका 3s के बाद 3p, 3s के बाद 3p, अब आएगा 4s। लेकिन अभी सोचिए, अभी हमारा थर्ड शेल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा थर्ड शेल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड शेल में हमें पता है कि 3 सब शेल आने वाले हैं, s p d, पर हमें अभी s मिला है, p मिला है, d नहीं मिला, और हमारा स्टार्ट हो गया 4। तो अब 4s के बाद क्या आएगा? 4s के बाद लिखा हुआ है d, किसका d है? ये थर्ड का। गुड, ये थर्ड शेल का डी है। हाँ, समझे? यानी कि थर्ड शेल के डी सब शेल आने से पहले ही 4s आ जाएगा। मतलब 3s से 3d तक थर्ड शेल। 3 नहीं, तो अब यही है, अब फिर वही इंटरमिक्सिंग है, अब हम शेल्स में अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जब एटम बन रहा होगा तो हम इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, पर एक बार जब एटम बन जाएगा ना, अभी हम एटम बना रहे हैं, अभी हम खुद से एटम बना रहे हैं, एक बार जब एटम बन जाएगा फिर उसके फर्स्ट शेल में बस 1s, सेकंड शेल में 2s 2p, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, ऐसे रहता है। पर जब हम एटम को भर रहे हैं, अभी एटम बना रहे हैं, तब ये इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। अब सुनिए, नंबरिंग देखते जाइए, नंबरिंग देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, सॉरी 3s 3p, फिर 4s आ गया, फिर 3d आ गया। अच्छा, क्या यहाँ पे उसी टाइम पे 4s भी स्टार्ट हो गया था? यहाँ 4s भी स्टार्ट, यहाँ यानी कि ये जो p आएगा किसका आएगा? ये p किसका होगा? 4 का ना, 4 स्टार्ट हुआ था। अच्छा, s किसका होगा? 5 का। गुड। और d किसका होगा? 4 का। और p किसका होगा? 5 का, क्योंकि 5 स्टार्ट हो गया ना, अभी पीछे 5 स्टार्ट हो गया। ये s किसका होगा? 6 का। गुड, 6 का।
फिर ये F किसका होगा? F F F F F सॉरी हाँ 4 का। गुड। क्या बोला था आपने जतिन? अरे 5, अभी 5 कहाँ आया? मतलब 5 अभी सोचिए 4 का, 4 में 4 सबशेल आने थे ना, तो 4 का देखिए S हो चुका है, P हो चुका है, D हो चुका है, पर F तो बाकी था ना। अभी D किसका आएगा भैया? 5 का। फिर अगला P किसका आएगा? 6 का। S किसका आएगा? 7 का। ये F किसका आएगा? 5 का। ये D किसका आएगा? 6 का। ये P किसका आएगा? 7 का। ये S किसका आएगा? बस हमको इतने का ही काम है। तो क्या हम इसको आराम से याद कर सकते हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इधर देखिए कैसे लिखेंगे। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, याद कर सकते हैं आराम से। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का लिखा जाए। अब सुनिए, अब सुनिए, वापस आइए इधर। हमारे पास है ऑक्सीजन 8 16, और हमें कौन से इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है? चौथे इलेक्ट्रॉन का। अब सुनिए सुनिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 8 है? तो क्या सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल दें S सबशेल में, 1s में? तो हम लिखते हैं 1s2, ऐसे भरते हैं 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में डाल दिए। उसके बाद कौन सा आता है? 2s आता है। तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है ऐसे। सुनिए 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 गौरव भैया सुनिए, क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन भरने को कितने हैं? 8। और हमें किस में भरना है? हमें भाई 1s 2s 2p 3s 3p इन सब में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब हमारे पास देखिए ये लाइंड अप है, 1s 2s, यह है 2p, यह है 3s, यह है 3p। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है? फिलिंग कैसे होती है? देखिए फिलिंग कैसे होती है, इधर देखिए फिलिंग कैसे होती है। फिलिंग होती है सबसे पहले एक ही ऑर्बिटल में। अगर मान लो एक ही सबशेल है तो पहले उसके सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। ध्यान से सुनिए, हाँ, एक ही सबशेल है तो उसके सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। देखिए क्या यहां पे 1s एक ही सबशेल है, एक इलेक्ट्रॉन आया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा सबशेल है और इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो उसके सारे ऑक्यूपाइड। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब क्या ये 2s है? 2 यहां भी भरूंगा, 4 निपट गए। अब 4 बाकी है। अब देखिए बाकी हम 4 कैसे भर रहे हैं। देखिए ये 2p सबशेल है, 2p सबशेल में ये 2px है, px ऑर्बिटल, ये 2py है और ये 2pz है। 3 अलग अलग ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz। अब सुनिएगा सुनिएगा, हमारा रूल ये कहता है, रूल ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे एक ही सबशेल में सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं भरने को? 4 हमारे निपट गए। तो भरने को कितने बाकी हैं? 4। तो देखिए हम कैसे भर रहे हैं, कैसे 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 अलग अलग कलर, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 भर लिए। अब कितने बाकी? पहले हमने सारे को सिंगली, सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई कर लिया। अब एक बाकी है तो हम फिर वही फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे और उसको अपोजिट स्पिन के साथ डाल देंगे। अरे आया, अरे आया आया, ठीक है, ठीक, पक्का। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p गुड, 2p4। टोटल तो कैपेसिटी 6 थी।
ठीक है, 2p 4। अब इधर देखिए हमारा टारगेट था चौथे इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना। तो सुनिए बढ़ते समय चौथा कहां पे आता है? 1 2, सुनिए 1 2 3 और 4। अच्छा तो ये बताइए चौथा वाला किस शेल में गया? शेल n इज इक्वल टू 2। अच्छा फिर l, अब सुनिए l क्या बताता है? सब शेल। n क्या बताता है? सब शेल, यानी कि sp-df। अब देखिएगा जब n इज इक्वल टू l की वैल्यू होती है सुन तो l की वैल्यू होती है नंबर में आएगा, सब कुछ क्वांटम नंबर है ना, सब कुछ नंबर में आएगा। l की वैल्यू होती है 0 to n-1। l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। अब सुनिएगा l इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है s सब शेल को। l इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है s सब शेल को। l इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है p सब शेल को। l इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है d सब शेल को। l इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करता है f सब शेल को। L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 0 से लेके n-1 तक अलग अलग नंबर L की वैल्यू दिखाएंगे। सुनिए तो L की वैल्यू जब 0 आएगी S सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, L की वैल्यू 1 आएगी P को, L की वैल्यू 2 आएगी D को, L की वैल्यू 3 आएगी F को। अब सुनिएगा यहां पे n इज इक्वल टू 2 है तो L की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? L की वैल्यू आ सकती है 0 से लेके n-1 एंड 2-1 1। तो L की दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है 0 एंड 1। यानी कि अगर हम n इज इक्वल टू 2 में यानी कि सेकेंड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो या तो S सब शेल में जाएगी या तो P सब शेल में जाएगी। अरे क्लियर हुआ? या तो S में जाएगी या तो P में जाएगी, या तो S में जाएगी या तो P में जाएगी, ये बोल रही है। इसके बोलने का ये मतलब है। अब क्या यहां हम देख सकते हैं कि वो S में जा रहा है? चौथा इलेक्ट्रॉन जिसका हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो S में जा रहा है? तो हम उसके L के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे? 0 लिखेंगे। हम उसके L के लिए 0 लिखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि वो S में जा रहा है। तो उसके L के लिए क्या लिखेंगे? 0। हो गया? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन देख लो। हो गया क्या? अब सुनिए अब पूरा हो गया मतलब उसके बाद का भी हो गया। अब सुनिए एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी तक हमारी n की वैल्यू आई 2, चौथे के लिए n की वैल्यू आई 2, l की वैल्यू आ गई 0। अगर मान लो सुनो मैं पांचवे के लिए कैलकुलेट कर रहा होता तो मैं n की वैल्यू क्या लेता? नहीं, L की
मेरा सवाल सुनो, अगर मैं 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा होता तो n की क्या वैल्यू लेता? अबे 2 में तो जा रहा है, 2p, ठीक है। और l की क्या वैल्यू लेता? 1 लेते ना, ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब मैं जाऊंगा m पे। जिस तरह l की वैल्यू की रेंज होती है 0 से लेके n-1 तक, m की वैल्यू की रेंज होती है -l से लेके +l तक, -l से लेके +l तक। अब यहां पे देखिए, क्या यहां पे m की केवल एक ही वैल्यू आएगी? क्योंकि -0 से लेके +0 ना, -0 ना +0, इट इज 0, तो m की वैल्यू इज 0, m की वैल्यू इज 0। और m की वैल्यू क्या बताएगी? m की वैल्यू विल टेल द ऑर्बिटल। m की, अब सुनो तो, जीरो ऑर्बिटल जनरली बताता है, जनरली किसी एक, मतलब जैसे p में, सुनो, जैसे मान लो मैं p सबशेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं 5वें इलेक्ट्रॉन की बात करता, तो क्या 5वां इलेक्ट्रॉन यहां गया था? तो सुनो, मेरे n की वैल्यू तो 2 ही आती, l की वैल्यू 1 आती। अब m की वैल्यू सोच, -1 से 1, यानी कि -1, 0 और 1, जितने ऑर्बिटल होंगे उस सबशेल में उतनी m की वैल्यूज होंगी, जितने ऑर्बिटल होंगे उस सबशेल में उतनी m की वैल्यूज होंगी। तो -1 इसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 इसको, 1 इसको। अच्छा, अब कुछ टाइम से आईआईटी वालों ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि m इन तीनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब -1 जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस तरह 0 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी देखेंगे, हम देखेंगे। अभी तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई? 0। m की वैल्यू 0 का मतलब है s सबशेल एक ही ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, अब मान ले सुन, एक बात सुन, मान ले कि मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम नंबर निकाल रहा हूं, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सुन, उसकी थर्ड की n की वैल्यू बता अब। हाँ, थर्ड के लिए 2, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0। और फोर्थ के लिए भी निकाल रहा हूं तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। यानी कि अभी तक तो थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए सेम वैल्यूज आई हैं, पर हमें अलग भी तो करना है, तो हम चौथा लेके आएंगे स्पिन। तो इसका प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हाँ, कोई भी कर देंगे बे। अब सुनो, अब मान लो कोई बोल दे कि मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन डालूंगा, वो भी गलत नहीं है। वो प्लस माइनस हाफ ही लिखा जाता है, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रॉन का हम स्पिन प्लस हाफ कंसीडर करेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो पूरे सेट ऑफ क्वांटम नंबर आए, देखो ऐसे लिखते हैं, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया वो होगा 2 0 0 प्लस माइनस हाफ। आया लिखने? आ गया? हाँ, सिल्वर के लिए। अच्छा, सिल्वर से पहले एक और कर लो, कॉपर, क्योंकि कॉपर का भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, कॉपर 29। अरे तो तुम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे ना, करना है ट्राई, ठीक, करिए, गुड करिए, गुड। गलत ही लिखेंगे पर लिखिए तो, गुड, अच्छी लगी मेरे स्पिरिट। गलती करने से, टीचर के सामने गलती करने से कभी मत घबराइए, जितनी हो सके करिए। हाँ, 29, कॉपर इज 29, करिए,
ये देखिए यहाँ पे हम्म, जब n इज इक्वल टू था n 0 to n-1 ले सकते थे तो ये ऑटोमेटिकली 0 कैसे हो गया? सुनना, ये बताइए मैंने क्या बताया कि L की जो वैल्यू आएगी, जितनी नंबर ऑफ वैल्यू आएगी उतने ऑर्बिटल होंगे। हाँ क्या इसमें L की एक ही वैल्यू आई 0? हाँ और कौन से सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक होते हैं? S में। S में, तो हमने S ले लिया। तो आपको क्या नहीं समझ में आया कि L को 0 क्यों ले लिया? यस सर। जब S में जाएगा, हाँ हमने यहाँ पे क्या लिखवाया, जब L इज इक्वल टू 0 होगा तो S सबशेल, यानी कि जब ऑर्बिटल S इलेक्ट्रॉन में जा रहा होगा तो उसके लिए हम L की वैल्यू 0 लेंगे। जब S सबशेल में जा रहा होगा तो हम उसके लिए L की वैल्यू 0 लेंगे। जब P में जा रहा होगा तो L की वैल्यू 1 लेंगे। हम देख लेंगे अपनी आंखों से कि कहाँ जा रहा है। बन गया? ऐसे ही कुछ दिखाई 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 3D9। अरे वेरी गुड 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 गुड, मतलब जैसा आपने किया है वैसा ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। गुड। सही है कि नहीं? मतलब एक्चुअली सही नहीं है पर अरे सुनो यार, तो ये बताओ ना, तुम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुमने नॉर्मल पढ़ी है तुम उससे यही तो कर सकते हो, यही तो कर सकते हो। ये एक्सेप्शन है वो तुमको क्या पता, और अभी तो तुमको रीज़न भी नहीं पता है कि क्यों एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी तुमको रीज़न भी नहीं पता। अरे एक बचपन में बोला जाता था, एक हल्का सा रीज़न देता हूँ, लेकिन ये असल रीज़न ये नहीं है, एक हल्का सा रीज़न ये बचपन में नहीं बोला जाता था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फील्ड स्ट्रक्चर्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल। कभी सुना है बचपन में? नहीं सुना। छोड़ो 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 छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे मैं तुम सुनो, मैं तुमको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे, पहले आप अपने रफली ट्राई करिए, तब तक मैं तुमको इसकी सही बताता हूँ। सुनो सुनो, इसकी सही है 4s1 3d10। अच्छा शिट, हाँ हाँ एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। सही, आपने तो बताया था अभी 2 दिन 3 दिन पहले। मैंने बताया था क्या? हाँ हो सकता है, मैं अरे शिट, बता के भूल भी जाता हूँ। नहीं सर नहीं बताया मुझे। ये मैंने पता है। आया था सर अभी थोड़े दिन पहले। शाश्वत भैया कुछ आया, कुछ लिखा कॉन्फ़िगरेशन? तू मेरे को बता। आप कोई भी नंबर बोलो, कोई भी। 16th। शाश्वत भैया दिखाइए, समझ नहीं आ रहा, एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो -2 2s2 2p4 पूरा भरिए, क्या हो गया? पूरा भरिए 2p6। अच्छा अरे 6 की कैपेसिटी है ना, 6 भरेंगे ना पूरा। यानी कि 16 बोला ना। सर तो ये 9 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर हाँ ये बताइए, सुनिए पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो पी सबशेल में तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो आप 6 ही डालेंगे ना पूरे। अब सुनिए, अब देखिए, एक मिनट गौरव भैया आ रहा है, बस इनका सही करा ले थोड़ा। सुनिए रुकिए। 2 यस सर। 2 4 यस सर। 4 6 10 यस सर। 10 इधर हटाइए, 2 इधर 6 भरे, 8 हो गए, 8 2 10, यस सर। 10 इधर हटाइए। तो 3D के लिए कितने बचे? 10। अरे सुनिए 10 पे 9 लिखेंगे। हाँ देखिए, ये पूरे 10 हो गए, यस सर। इधर से लेके इधर तक पूरे 10 हो गए फिर Yes, से। sir. तो 10 10 20 हट गए। Yes, sir. कितने बचे? 9 ना। तो यहाँ पे 9, ठीक है 3D9। पर ये सही कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से, आप सही कॉन्फ़िगरेशन Yes, मैं sir. कराता हूँ। इस 4s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला जाता है, वो क्यों? वो बताएंगे, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। इसका सही है। ठीक है,
इसका सही है। समझ में आ गया? पी में हम लोग 6 क्यों डाल रहे हैं? पी में हम लोग 6 क्यों डाल रहे हैं? समझ में आ गया? ठीक है ना? मैंने 16वां बोला है। हो गया बस 1 सेकंड। हाँ अरे मैं आपको पूरा समय दूंगा, बस साथ देंगे। पूरा समय दूंगा पूरा। क्या ठीक है? डी में 10 फुट मैक्सिमम 10 हो सकता है। 5 ऑर्बिटल और हर ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम भर सकते हैं। और 1 मिनट 10 होता है ना। मैक्सिमम। देख ले पहले कितना बचा। देख 2 2 2 4 ये 10 10 अलग कर, ऐसे 10 अलग कर ले, ऐसे बनाइए 10 हो गए। ठीक है, अब देख हाँ 2 6 8 8 2 10 ये 10 अलग कर। अब तेरे पास कितने बचे? 9 बचे ना, 9 बचे ना। तो डी में मैक्सिमम 9 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब आगे वाले सब काट। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो तेरे हिसाब से है और तूने अपने हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है, पर ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसका असल कॉन्फ़िगरेशन होता है कि S में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला जाता है और ये 4s1 3d10 रह जाता है। समझे? सर वो पूरा आप भरना चाह रहे हैं क्या उसका जो? हाँ मैं उसको पूरा भरना चाह रहा हूँ। अब वो क्यों भरना चाह रहा हूँ उसका रीज़न मैं बताऊंगा, पर ये एक्सेप्शनल होता है। तूने अपने हिसाब से बिल्कुल सही लिखा, पर ये होता है 4s1 3d10। अच्छा खासा 10 लिखा तो था। अरे तो अब मेरे को पहले सही करना था ना। हाँ गुड, 1 मिनट, ये गिर गया क्या? हाँ 16वां n=3 में जा रहा है L0। ठीक है, गुड गुड, सही है, गुड। आगे आपको लिखना है। हाँ 16 का, हाँ 16 इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 16th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालिए। देखिए जतिन में, हाँ 16 सोचिए किस में गया है? 16 देखिए किस में गया है? 3p में गया है, 3p में गया है या 3s में गया है? चेक कर लीजिए। 3p में गया है, हाँ 3p में गया। ठीक है 3p में गया। गुड गुड गुड, अरे गुड। अब तो बाकी भी क्वांटम नंबर्स पूरे निकालिए, क्वांटम नंबर पूरे निकालिए। जब 3p में गया तो आपको ये पता चल गया n=3 और p अगर p सब चले तो l=1। p के लिए l=1 होता है। रेचल समझ में आ रहा है? l लिखा था, हाँ रुक, ये देख l=0 यानी कि s सबशेल, या उल्टा भी सही होता है, s सबशेल =1। बढ़िया, सिखाने चले थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीख गए क्वांटम नंबर। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा है। हाँ बढ़िया चीज़ है, आसान है, इसमें टफ क्या है ये बताओ। बस अगर मैं समझा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल वो चीज़ें क्या होती है। सिल्वर की करूँगा सर। आप सिल्वर कर सिल्वर की कर। 47 था। हाँ 47 AG47। जैसे इसमें किया ना, नॉर्मल भर ले, उसके बाद हाँ इसी आगे कर ले। तो फिर सबको अपनी फुल कैपेसिटी पे भर। हाँ 16th उसको अपनी फुल कैपेसिटी पे भर लियो। जहाँ 4s1 किया है वहाँ 4s2 कर लियो, फुल कैपेसिटी पे भर। और जिस लॉजिक से मैंने अभी कॉपर का किया है ना, ये कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, वही कर। स्पिन प्लस या माइनस हाफ। सर देखिए सही है, ये N1 हाँ -1 M0 लिखे, 1 लिखे, -1 लिखे, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। और स्पिन, अरे गुड, बस हो गया, बस आ गया। अब सिल्वर कर AG47 सिल्वर को बोलते हैं AG। जैसा कॉपर में किया वैसे ही सेम। S का एक इलेक्ट्रॉन कूद के D में चला जाएगा। हाँ एकदम लास्ट वाले का, एकदम लास्ट।
4D10 होगा 4D10 गुड 5S1 उससे पहले गुड 5S1 4D10 अब वाला कौन सा नंबर निकाला जाए इसमें निकाल ले तू एक मिनट दे लेकिन इसमें 5S1 होगा ना जैसे भाई 5S1 4D10 ठीक है इसमें तू निकाल ले नहीं बुक टफ हो जाएगा तेरे लिए 8वें 9वें का निकाल ले चल 9वीं नहीं अच्छा नंबर होता है अच्छा नंबर 29 का निकाल चल 29 ठीक है 3D पार है ना ठीक है निकाल ऐसे निकाल अरे हवा लग रही है जतिन थोड़ी बहुत हवा लग रही है रेचल कुछ समझ में आ रहा है देखो ये लोग मजे से निकाल रहे हैं सर 29 का ना हाँ 29 क्या हो जाएगा सर एक बार दिखा बस एक सेंसर लिखना होता है अच्छा ठीक है सही है सही है सही है एक बार उनको बता दीजिए उसके बाद क्या निकालना है एक मिनट किसके बाद क्या निकालना है सर जैसे ये मैंने आपको किया कि तूने बता दिया 3D में है ठीक है उसके बाद देख तो उसमें क्या करना था सुन जैसे AG वाले एग्जाम्पल ले लेता हूँ AG 47 क्या आया है इसका 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 एक मिनट 4P6 5S1 3D10 यही है ना अब सुन जैसे मान लिया मैंने तेरे को बोल दिया 29th इलेक्ट्रॉन का ठीक है तो इधर 10 निपट गए इधर 10 निपट गए इसमें आया इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन अब सुन तू पहले ऐसे बनाएगा D 1 2 3 4 अरे ऐसे बना लिया सुन तो अगर तूने बता दिया कि इसमें 3D10 वाले में है तो क्या n = 3 हो गया क्या L = 2 हो गया D के लिए L = 2 अब सुन M की वैल्यू सुन M की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं सुन M की वैल्यू रेंज करेगी -2 से लेके +2 तक -2 -1 0 +1 +2 तो इसमें से कोई भी वैल्यू तो ले सकता है कोई भी ले ले इन जनरल क्या होता है मान लो मैं कन्वेंशनली इसको -2 असाइन कर दूं फिर इसको -1 फिर 0 फिर इसको +1 फिर इसको +2 तो तेरा जो इलेक्ट्रॉन है 9वां वो किस में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 में जा रहा है +1 तो हम इसको +1 हाँ लिख दो कुछ भी लिख हाँ उसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो इसमें हम लोग कन्वेंशनली ये लेते हैं ना तो देख मेरा 9वां +1 में जा रहा है ठीक है तो +1 M की वैल्यू फिर S की वैल्यू ±½ कुछ भी ले लो सर एक सेकंड 9वां इसमें जा रहा है भैया देखो 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 सर ले तो कुछ भी सकते क्या हाँ ले तो कुछ भी सकता है +2 ले +1 ले -1 ले 0 कुछ भी ना मैंने ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 कर लिया सर नहीं ये गलत तरीका हाँ बिल्कुल आते हैं क्वांटम नंबर भी और क्वांटम नंबर भाई बहुत बेसिक चीज़ है तुमको बहुत काम आएगी अभी देखना कितने काम आएगी बढ़िया चीज़ है सबने निकाल लिया चलिए आज 12 से ऊपर हो गया सब यहीं समाप्त करते हैं कल फिर इसको